Today I am going to start relative lowering of the vapor pressure. In short form it is called as RLVP. I have given the importance to this topic when I joined the sugar tax. In all industry, boiler works above the 130 degree temperature. This is a miracle. Because the question is this कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब 100 होता है तो ये कैसे इंडस्ट्री में 130 पहुंच जाता है, और अगर ना पहुंचे तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज भी नहीं चल सकती लो टेम्परेचर पर। उसमें कुछ बूस्टर्स मिलाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। अब इसके रीजन पर आते हैं। होता क्या है कि अगर वाटर के अंदर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस घुला है तो नॉन वोलाटाइल जैसे लाइक पानी के अंदर मैं ईंटा पत्थर डाल दूँ तो लाख गर्म करूँ लेकिन ईंटा पत्थर से वेपर नहीं उठेगी, वेपर उठेगी केवल पानी के कारण। इसलिए टोटल जो वेपर प्रेशर आएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, वो P इक्वल टू P नॉट के बराबर होगा, यानी सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर होगा। क्योंकि दूसरी चीज़ तो जीरो हो गई, यानी सोल्यूट जो बने ईंटा पत्थर डाला उसका तो प्रेशर जीरो होगा क्योंकि उससे वेपर बनेगी ही नहीं। अब ये मेजर कैसे करते हैं ये मैंने दिखाया है कि जैसे मान लीजिए ये सोल्यूट है जो नॉन वोलाटाइल है, यानी इसकी वेपर नहीं बन पा रही है, और ये पानी है तो पानी की वेपर यहाँ पर उठेगी और बैरोमीटर पर प्रेशर डालेगी। इसको अगर हम मेजर कर लें तो पता लग जाएगा कि कितना वेपर प्रेशर है, किसका, सॉल्वेंट का। इस ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, इट मीन्स P1 सॉल्वेंट का प्रेशर और P2 सोल्यूट का। और हम ये जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है किसके, 1 के, यानी मोल फ्रैक्शन दोनों को मिलाकर के 1 होता है। तो x1 इक्वल टू आगे जाएगा किसके, 1 माइनस x2। और ये वैल्यू अगर रख दें तो हमारा क्या होगा, x2 यानी सोल्यूट के टर्म में आ जाएगा वेपर प्रेशर। लेकिन एक बात है, ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्रेशर बना ही नहीं रहा है सोल्यूट। तो इसलिए इस लॉ को ये कहा गया कि इन दिस केस द वेपर प्रेशर will depend only upon the solvent because solute will never make the vapor. In this case the P will be equal to the pressure of the solvent, यानी प्रेशर जो टोटल लगेगा वो सॉल्वेंट के ही प्रेशर के बराबर होगा, सोल्यूट का कोई ताल्लुक नहीं होगा। और यही राउल्ट ने कहा था कि प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर और इनटू सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रेशर आ जाएगा। और ये S इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। अगर सोल्यूट के टर्म में इसको लिखना चाहें x को तो x सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x के, और ये इक्वेशन ये आ गया। तो 1 माइनस x इक्वल टू P अपान P नॉट नीचे आ जाएगा। और अगर x सोल्यूट लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस P अपान P नॉट, क्योंकि ये 1 जाएगा तो साइन इसका कन्वर्ज हो जाएगा। तो P नॉट माइनस P यानी एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस टोटल प्रेशर इक्वल टू हो जाए अपॉन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर RLVP। यानी ये क्या होगा, जब हम इसमें मिला देते हैं, एक जनरल बात कीजिए प्रैक्टिकली, तो जब किसी भी उसमें हम मिला देते हैं कोई इनसॉल्युबल कंपोनेंट तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर दोनों के ऐड करके नहीं आता, वो केवल सॉल्वेंट के ही प्रेशर पर आता है, यानी वेपर प्रेशर घट जाता है। इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और इसको राउल्ट के टर्म में लिखें तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। And mole fraction of solute you can determine very easily because that is the mole of solute upon mole of solute plus mole of solvent. Now this is the Raoult law for those which are insoluble component dissolved in the water.
the relative lowering of the vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. This is the concept of Raoult law. Now come to the ideal and non-ideal solution. There are two conditions when one liquid is dissolved in the other. It means, first thing, take the example when hexane, heptane, benzene, toluene, they belong to same group. Chlorobenzene, bromobenzene, these compounds are added together, where one is solute and other is solvent. Then the attraction in between the solute molecule and attraction between the solvent molecule is always equal to the solute and solvent attraction. In this way, when we dissolve anything, then what happens? In intermolecular space, the solute occupies the space, and in this way, no heat energy is enthalpy is evolved, and no volume is increased, because the pressure in attraction in between the solute and solvent is equal to the solute and solvent attraction. It means the volume will never change. Solute will be occupied in the intermolecular space. This is the ideal solution, which I have demonstrated here. We know that two components are there, P equal to Pa plus Pb. अगर वहाँ पर x2 0 हो जाए, यानी B 0 हो जाए, तो ये क्या होगा? ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ जो प्रेशर आएगा Pa का आएगा, उसी को कहेंगे Pa नॉट. और यहाँ पर दो प्रेशर, दोनों को मिलाने पर प्रेशर ये आना चाहिए, लेकिन x2 क्या है? 0. तो ये आ जाएगा किसके? एक कंपोनेंट 0 जहाँ हो गया, xa इक्वल टू 0 है, तो xa 0 होगा तो Pb ही आएगा, और ये यहाँ पर Pb नॉट मिल गया. क्योंकि ये y इक्वल टू mx प्लस सी को फॉलो करता है, इसलिए लीनियर इक्वेशन आएगा. यहाँ हम सॉल्वेंट का प्रेशर, ये सोल्यूट का प्रेशर, टोटल मिलाने पर प्रेशर क्या आ जाएगा? ये Pa इक्वल टू Pa प्लस Bb. और इसकी जो इंक्लाइन लाइन होगी स्ट्रेट, एक तो बताएगी Pa के प्रेशर को और दूसरा बताएगी Pb के प्रेशर को. और आइडियल सॉल्यूशन का यही आया कि वॉल्यूम नहीं बढ़ता, एंथैल्पी नहीं बदलती, कोई भी चीज़ नहीं बदलती, एंड P इक्वल टू P1 प्लस P2. अब हम चालू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर. अगर मान लीजिए वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाया जाए, जस्ट टेक द एग्जांपल स्प्लिट एथेनॉल, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, दे बिलोंग टू द डिफरेंट ग्रुप. पहले वाली कंडीशन नहीं हुई कि एक क्लोरोबेंजीन है, एक ब्रोमोबेंजीन है. यहाँ पर क्या होगा? एक कंपोनेंट बहुत वोलाटाइल है, यानी एथेनॉल ले लिया जिसको लिकर कहते हैं, तो लिकर वोलाटाइल होने के कारण वॉल्यूम बढ़ा देगा, उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, यानी P इक्वल टू Pa प्लस Pb इक्वल टू क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, और वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा क्योंकि वेपर ज़्यादा उठेंगी. तो ये ग्राफ जो ये होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, आइडियल में स्ट्रेट ना होकर के ये एलिवेटेड होगा. अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो सोल्यूट का अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट का अट्रैक्शन है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूट सॉल्वेंट के. तो वो वेपर ज़्यादा बनाएगी, और जो वेपर ज़्यादा बनाएगी, ये भी बात समझने की है, वो ऑलरेडी उबल जा रही पहले ही, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कम ही टेम्परेचर देंगे तो वो बॉयल करने लगेगी. अब उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन शोइंग द निगेटिव डेविएशन. निगेटिव कब होता है? जब ये ग्राफ डिक्लाइन होने लगे. क्यों डिक्लाइन होगा? जब AB के बीच अट्रैक्शन बहुत अधिक हो जाए. तो जब अट्रैक्शन बहुत अधिक हो जाएगा, तो जैसे हम करते हैं कुल्फ़ी जमाने की बात, तो उसमें नमक भी मिलाया जाता है बर्फ़ के साथ, तो क्या करता है वो? उसके वॉल्यूम को घटा देता है, सब चीज़ें घटती चली जाती हैं, और ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? निगेटिव डेविएशन कहलाती है. ये कब होगा? जब आयनिक में घोला गया. याद करना भी आसान है, क्योंकि आयनिक कोई चीज़ प्लस माइनस में है और दूसरी भी प्लस माइनस में, तो एक दूसरे को इंटरेक्ट ज़्यादा करेगी. जब इंटरेक्ट करेगी तो वॉल्यूम घटता
चला जाएगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, एजियोट्रॉप की। ये देखा गया है कि जैसे वाटर और प्रोपेनॉल मिलाया जाए, वाटर एथाइल अल्कोहल मिलाया जाए, तो ताजुब ये है कि दोनों को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर के उबलते हैं, यानी द बॉइलिंग पॉइंट इज द कांस्टेंट एंड वी कांट सेपरेट देम बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। भाई दो चीज़ों को अलग करने का मेथड क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में 19 डिग्री से ऊपर का अंतर है। लेकिन यहाँ क्या है, ताजुब की घटना है कि एक प्रैक्टिकली ही सोचिए कि पानी और उसी में मिला हुआ लिक्विड यानी ड्रिंक मिला हुआ है, अगर दोनों को हम गर्म करें तो दोनों की वेपर बनेगी, वाटर की भी और दोनों साथ ही बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वेपर निकल रही है वो वेपर चाहे सॉल्यूट की हो, उसका भी प्रेशर यहाँ पर बराबर है, और यहाँ पर सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर बराबर है। जब वेपर प्रेशर बराबर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उनका बराबर होगा। अब इस कंडीशन पर यानी ये निगेटिव डेविएशन को शो कर रहे हैं, तो एक भाई वाटर और एथाइल अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन को शो किया और एक निगेटिव डेविएशन को शो किया, और दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर वो बॉयल करेगी, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा इस पॉइंट पर। और बॉइलिंग पॉइंट जब सेम हो, वेपर प्रेशर सेम होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। दूसरी कंडीशन ये है, यानी इसमें क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले पर वो बॉयल करेगी। यानी देखिए 373 था किसका, वाटर का, और इसका 351 था, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 351, जो कम डिजिट थी उसी पर आया, इस पर नहीं ये बॉयल किया, तो इसे कहेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, जैसी कि ये कंडीशन है। और अगर दोनों में से हाई टेम्परेचर पर कोई चीज़ बॉयल कर रही है तो हम उसे कहेंगे हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ये 370 के करीब, 73 के करीब आएगा। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर ये था और इस पर बॉयल कर रही है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया 373 और 188, और दोनों साथ ही मिलके उड़ती हैं कितने पर, 383 पर, यानी हाई टेम्परेचर पर। ऐसे 373, 359, तो 393 पर ये एवापोरेट करती है, यानी 393 क्या है यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर एजियोट्रॉप हुए और ये लो टेम्परेचर एजियोट्रॉप हुए। लेकिन खासियत यही है कि जो इससे वेपर उठेगी, चाहे पीए की हो चाहे पीबी की हो, वो आपस में बराबर होगी। जब बराबर होगी तो क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बराबर होगा, यानी इनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे मिक्सचर को जिनके बॉइलिंग पॉइंट सेम हों और उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग ना कर सकें, उसी को हम एजियोट्रॉप कहते हैं।